इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं द स्टोरी कॉल्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, जो कि मेरा नावल है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो वीडियो एंड हुआ था, जो लास्ट सेंटेंस था उस पहले पैराग्राफ का, वो था दीज टेंटेड स्मोक स्टैक्स हेल्ड फॉर लॉन्ग अ वुडी चारकोल स्मेल। यहाँ पे वो वीडियो एंड हुआ था इस लाइन के साथ। तो अब जो दूसरा पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है, Tonight one of them appeared on a long-standing farmhouse sequestered amid the farm. मतलब क्या कि आज रात क्या दिख रहा था? वन ऑफ देम यानी एक स्मोक स्टैक। सारे सिटीज़ में जो स्मोक स्टैक्स जो भी दिख रहे थे, जो भी घर थे, जो भी उनके जो स्मोक स्टैक्स थे, उसमें से एक स्मोक स्टैक अपीयर्ड दिख रहा था। कहाँ दिख रहा था? ऑन अ लॉन्ग स्टैंडिंग फार्म हाउस सक्विस्टेड अमिड द फार्म। ऑन अ लॉन्ग स्टैंडिंग फार्म हाउस यानी दूर एक फार्म हाउस में एक वो स्मोक स्टैक दिखाई दे रहा था। लॉन्ग स्टैंडिंग यानी लॉन्ग डिस्टेंटली सेटल्ड, सो दूर दिख रहा था वो फार्म हाउस, जो दूर सिचुएटेड था वहाँ पे दिख रहा था। कहाँ से? सक्विस्टेड अमिड द फार्म। सक्विस्टेड मीन्स आइसोलेटेड, अमिड द फार्म यानी फार्म के बीचों बीच। तो वो एक स्मोक स्टैक वहाँ पे दिख रहा था। The trails of leaden smoke emerged continuously from the flaming hearth 2 stories below and became barely visible the moment they departed the smokestack and coiled in the air and gently vanished along with the drift. The trails of leaden smoke emerged continuously from the flaming hearth 2 stories below. The trails of leaden smoke का अर्थ क्या होता है? The trails, जब आप अगरबत्ती जलाते हो तो जो धुआं निकलता है तो वो क्या है? Trail of smoke. उसे कहेंगे trail of smoke, trails of smoke. तो यहाँ पे क्या हो रहा था? वो जो स्मोक स्टैक है, वो जो चिमनी है जहाँ से धुआं निकल रहा था, उसमें क्या हो रहा था? ट्रेल्स ऑफ स्मोक दिख रहे थे। लेकिन कैसा था स्मोक? लेडन स्मोक। लेडन मतलब डार्क स्मोक। इमर्ज्ड कंटिन्यूसली, इमर्ज्ड मतलब अपीयर हो रहा था कंटिन्यूसली उस स्मोक स्टैक्स में से। फ्रॉम द फ्लेमिंग हर्थ 2 स्टोरीज। फ्लेमिंग मतलब जलती हुई, हर्थ मतलब नीचे फायर प्लेस जल रही थी। कितने मंजिलें नीचे? 2 स्टोरीज बिलो। तो यहाँ पे क्या होता है, और एक मीनिंग क्या पता चलता है यहाँ पे कि फार्म हाउस कितने स्टोरी का था? 2 स्टोरी फार्म हाउस था। तो रैदर देन राइटिंग कि इट वॉज अ 2 स्टोरी फार्म हाउस, इट हैड अ स्मोक स्टैक एंड फ्रॉम दैट स्मोक स्टैक डार्क स्मोक वॉज इमर्जिंग आउट फ्रॉम इट स्मोक स्टैक, या फिर ऐसे कुछ अगर लिखना है तो वो जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस में इस तरह से हम लिख सकते थे। लेकिन जो एडवांस राइटिंग होती है उसमें क्या होता है कि हम स्पेसिफिक वर्ड्स स्पेसिफिक सेंटेंस में ही बता देते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये एडवांस इंग्लिश में ये भी होता है कि वोकैबुलरी एक होती है और दूसरी चीज़ होती है राइटिंग स्टाइल। द ट्रेल्स ऑफ लेडन स्मोक इमर्ज्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम द फ्लेमिंग हर्थ 2 स्टोरीज बिलो, यानी स्मोक स्टैक तो छत के ऊपर जो होता है उसके नीचे, यानी फ्लेमिंग हर्थ 2 स्टोरीज बिलो। तो 2 स्टोरी की ये बिल्डिंग थी, यानी ग्राउंड फ्लोर था जहाँ पे फायर प्लेस जल रही थी और उसके ऊपर और एक मंजिल थी। सो 2 स्टोरी बिल्डिंग थी ये फार्म हाउस था। द ट्रेल्स ऑफ लेडन स्मोक इमर्ज्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम द फ्लेमिंग हर्थ 2 स्टोरीज बिलो एंड बिकेम बेयरली विजिबल द मोमेंट दे डिपार्टेड द स्मोक स्टैक। मतलब जैसे ही उन्होंने उस धुएं ने डिपार्ट किया स्मोक से, डिपार्ट मतलब छोड़ना, वहाँ से जैसे वो डिपार्ट हुआ, हम कहते हैं ना कि ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन, यानी डिपार्चर टाइम बोलते हैं। ट्रेन का डिपार्चर टाइम क्या है? अराइवल टाइम और डिपार्चर। डिपार्ट मतलब ट्रेन यहाँ से छूटती है, जो ट्रेन डिपार्ट होती है। तो स्मोक स्टैक्स से वो जो धुआं जो डिपार्ट हो रहा था वो बेयरली विजिबल था। बेयरली विजिबल यानी फिर हवा में, क्योंकि रात के समय में ग्रे स्मोक तो ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, तो बहुत ही कठिनाई से वो दिखाई दे रहा था, यानी बहुत ही आसानी से दिख नहीं रहा था, वो बेयरली विजिबल था। एंड कॉइल्ड इन द एयर। तो वो स्मोक कैसे किया? कॉइल्ड यानी कॉइल की तरह गोल गोल घूम रहा था। कॉइल्ड इन द एयर यानी कॉइल के फॉर्म में वो, क्योंकि हवा चल रही थी तो कॉइल्ड हुआ था। कॉइल्ड इन द एयर एंड जेंटली वैनिश्ड अलॉन्ग विद द ड्रिफ्ट। और जेंटली वैनिश यानी धीरे धीरे धीरे, जैसे ही वो स्मोक ऊपर जा रहा था हवा में, वैसे ही वो धीरे धीरे वैनिश होता चला जा रहा था। जेंटली वैनिश अलॉन्ग विद द ड्रिफ्ट, हवाओं के झोंकों के साथ, एक हवा के झोंके के साथ वो वैनिश होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये इसका मतलब होता है। इन द डे लाइट द आर्क विंडोज ऑफ दिस फार्म हाउस एरिड कंट्रीसाइड लैंडस्केप, द कैटल ग्रेजिंग इन द पास्चर लैंड दैट वॉज आउटस्प्रेड फॉर माइल्स एज फार एज द आइज कुड सी। मतलब क्या? इन द डे लाइट यानी दिन के समय में, द आर्क विंडोज,
देखो आपको पता होगा कि फ्रेंच विंडोज़ होते हैं, अब मॉडर्न घरों में स्लाइडिंग विंडोज़ होते हैं, हमारे विंडोज़ में स्लाइडिंग विंडोज़ है। फ्रेंच विंडोज़ एक टाइप है विंडोज़ का। तो पहले के ज़माने में जो विंटेज एरा या जो पुराने फार्म हाउसेस होते हैं उसमें आर्क विंडोज़ होते हैं। तो ये पुराने ज़माने के जो फैशन होते हैं विंडोज़ के, उसमें आते हैं बे विंडोज़ होते हैं, एक होते हैं आर्क विंडोज़ होते हैं, एक होते हैं लैटिस विंडोज़ बोलते हैं, लैटिस विंडोज़। तो ऐसे अलग अलग टाइप के विंडोज़ है, और अलग अलग ज़माने में वो उस टाइप की फ़ैशन हुआ करती थी। तो अगर इस तरह का अगर कुछ ऐसे राइटिंग या इस तरह की अगर कहानी लिखनी है तो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि विंडोज़ किस तरह के हैं, सारा नॉलेज होना चाहिए कि उस ज़माने में किस तरह के विंडोज़ हुआ करते थे, उसका नाम क्या था, ये सारा टाइप्स कैसे कैसे होते थे, ड्रेस कोड्स के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, सब कुछ यहाँ पे पता होना चाहिए इस तरह की अगर राइटिंग करनी है तो। इन द डे लाइट द आर्क विंडोज़, तो आर्क विंडोज़ का यहाँ पे मैं पिक्चर डालता हूँ एक, जो कि आपके स्क्रीन पे होगा। इसे कहते हैं आर्क विंडोज़। इन द डे लाइट द आर्क विंडोज़ ऑफ दिस फार्म हाउस एरिड कंट्री साइड लैंडस्केप। विंडोज़ में से क्या दिख रहा था? एरिड, क्या पोर्ट्रे कर रहा था विंडोज़? कंट्री साइड लैंडस्केप। कंट्री साइड मतलब जो कहते हैं ना कि शहर और गांव, तो गांव का जो एरिया होता है उसे कहते हैं कंट्री साइड, वहाँ का लैंडस्केप। और उसमें क्या दिख रहा था? द कैटल ग्रेजिंग इन द पास्चर लैंड। कैटल मतलब काउ, बफेलो, हॉर्स, हैन, शीप, गोट, बुल, ऑक्स, ये सब जो फार्म एनिमल्स है इनको कहेंगे कैटल। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ ऐसी है कि अगर ये कैटल, ये जो वर्ड है ये अपने आप में ही एक प्लूरल नाउन है, यानी ये अनेक वचनी है, इसमें एस नहीं आता। अगर आप कैटल्स बोलोगे तो वो गलत है, इसमें अनेक वचनी नहीं आती, ये अनेक वचनी ही वर्ड है, इट्स अ प्लूरल नाउन, तो इसमें एस नहीं आएगा। आप कहोगे कैटल, या फिर अगर आपको एस लिखना है तो आप बोलोगे कैटल एनिमल्स। तो आइदर कैटल या फिर कैटल एनिमल्स। तो कैटल आर ग्रेजिंग या फिर कैटल एनिमल्स आर ग्रेजिंग, तो ये खुद ब खुद ही एक प्लूरल नाउन है। और अगर आपको अगर सिंगुलर फॉर्म में अगर यूज़ करना है इसे, तो आप डायरेक्टली काउ या बफेलो जो भी ग्रेस कर रहा है उसका ही नाम लोगे। लेकिन आप सारे एनिमल्स मिक्स करके अगर आपको दिखाना है तो आप सिर्फ बोलोगे कैटल या कैटल एनिमल्स। कैटल ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब है चरना। हम कहते हैं ना गाय भैंस घास चर रही है, तो यहाँ पे ये सारे एनिमल्स चर रहे थे, यानी ग्रेस कर रहे थे, दे वर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग इन द पास्चर लैंड, पास्चर लैंड का भी यहाँ पे मैं एक फ़ोटो डाल देता हूँ। तो ये पास्चर लैंड इस तरह से दिखाई देता है, एक फार्म के आसपास इस तरह के पास्चर लैंड्स होते हैं। पास्चर लैंड एक्चुअली मीन्स जो जहाँ पे ये एनिमल्स जहाँ पे ग्रेस करते हैं, जहाँ पे चरते हैं, उस फील्ड को पास्चर लैंड कहते हैं। जहाँ पे गाय भैंसों को छोड़ दिया जाता है चरने के लिए, तो वहाँ पे आप कहोगे कि दे आर ग्रेजिंग इन द पास्चर लैंड। द कैटल ग्रेजिंग इन द पास्चर लैंड दैट वॉज आउटस्प्रेड फॉर माइल्स एज फार एज द आइज कुड सी। तो ये पास्चर लैंड फैला हुआ था, आउटस्प्रेड यानी फैला हुआ था। पास्चर लैंड दैट वॉज आउटस्प्रेड फॉर माइल्स एज फार एज द आइज कुड सी। तो ये पास्चर लैंड कहाँ तक फैला हुआ था? एज फार एज द आइज कुड सी, मतलब जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक ये फैला हुआ था। However, now after the nightfall, it appeared like a haunted, darkly perfidious field. मतलब however now after the nightfall, यानी अभी रात होने के बाद में ये कैसा दिख रहा था? एक haunted, perfidious, यानी कि जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, untrustworthy। तो अगर आप कहते हैं perfidious lover, यानी कि untrustworthy lover, यानी आप अपने पार्टनर पे शक कर रहे हैं या फिर वो पार्टनर अनट्रस्टवर्दी यानी ट्रस्ट करने जैसा नहीं है, तो ये भी फील्ड ट्रस्ट करने जैसा नहीं है, मतलब क्या, वो डेंजरस है। तो इंग्लिश में एक वर्ड बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं, उनका अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग सेंस बनता है, लेकिन वर्ड वही होता है, एक ही वर्ड बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी वॉजंट अ कर्स्ड वन, बट द मेंटल इलनेस ऑफ जेनास डॉटर एनी पॉइंटेड टूवर्ड्स समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। यानी ये जो फार्म हाउस था ये शापित नहीं था, दिस प्रॉपर्टी वॉजंट अ कर्स्ड वन, पर जो मेंटल इलनेस यानी जो पागलपन था किसका? जेनास के डॉटर का, जेनास डॉटर एनी जिसका नाम था, पॉइंटेड टूवर्ड्स समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, यानी ये कुछ एबनॉर्मेलिटी की तरफ इशारा कर रहा था। इसका जो मेंटल बिहेवियर था, मेंटल इलनेस था, वो कुछ एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा था।
शी हैड टेकन मेडिसिन फॉर अ प्लेंटीफुल ऑफ स्लम्बर फॉर अनदर 8 hours एट लीस्ट. यानी किसने? एनी रिचर्डसन ने. क्या किया था एनी ने? प्लेंटीफुल ऑफ स्लम्बर यानी काफ़ी नींद अच्छे से लगने के लिए उसने क्या किया था? मेडिसिन खाए थे जिससे कि उसे नींद आए कम से कम 8 घंटे तक. एनी वॉजेंट एन इंसोमनियक. इंसोमनिया एक डिसीज़ है जिसे रात को नींद नहीं आती. उस डिसीज़ के होने के बाद रात भर आदमी जागता रहता है और नींद आती ही नहीं है, तो उसे कहते हैं इंसोमनिया, कि उसे इंसोमनिया हुआ है. और जो पर्सन होता है जिसे इंसोमनिया हुआ है उसे कहते हैं इंसोमनियक. ही इज़ एन इंसोमनियक. बट यहाँ पे क्या है? एनी वॉजेंट एन इंसोमनियक, मतलब वो इंसोमनियक नहीं थी. फिर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से उसने दवाई ली थी? तो आगे देखते हैं. शी वुड हैव बीन फाइन इफ द पैनिक अटैक्स एंड डिप्रेशन hadn't taken a heavy toll on her. She would have been fine, यानी वो अच्छी भी होती अगर पैनिक अटैक्स यानी ये जो पागलपन के दौरे हैं या फिर ये जो मेंटल इलनेस के जो दौरे पड़ रहे हैं, उसे डिप्रेशन हो रहा है, hadn't taken heavy toll on her. had heavy toll मतलब heavy cost, यानी आप जो कहते हैं ना ये बहुत ही मुझे महंगा पड़ रहा है, तो ये काफ़ी heavy toll on her यानी बहुत ही यू नो कि काफ़ी आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है उसके लिए. या फिर हेवी टोल मतलब कोरोना वायरस, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हैज़ टेकन हेवी टोल ऑन आवर लाइव्स, ऐसा हम बोल सकते हैं. ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब हम कहते हैं कि लाइफ इज़ टेकिंग हेवी टोल ऑन मी, मतलब कि अभी जो भी चल रहा है वो बहुत ही बर्डनसम हो रहा है ये सब. तो ये पैनिक अटैक्स एंड डिप्रेशन भी बर्डनसम है. तो लाइफ इज़ टेकिंग हेवी टोल ऑन एवरीबडी राइट नाउ, तो ऐसे हम बोल सकते हैं ये रिसेशन और लॉकडाउन की वजह से. सो इस कॉन्टेक्स्ट में भी वैसे यूज़ किया गया है कि इफ़ द पैनिक अटैक्स एंड डिप्रेशन हैडंट टेकन हेवी टोल ऑन हर, यानी अगर इस पैनिक अटैक्स एंड डिप्रेशन ने अगर एनी की लाइफ पे यानी एनी पे अगर हेवी टोल नहीं लिया होता, यानी उसको अगर बहुत इतना बर्डनाइज नहीं किया होता, तो शायद वो फाइन होती. A few weeks ago, her spirits were dampened at the sight of a frightening shadow haunting her dream, leaving a specific amount of heaviness in her shoulders as if she was possessed. A few weeks ago, her spirits were dampened. मतलब spirits were dampened. इसका मतलब क्या होता है? हम जब कहते हैं कि he has a high spirit or he is a high spirited man, means क्या? कि उसका जो enthusiasm level है बहुत ज़्यादा हाई है. enthusiasm मतलब उत्साह. तो जो आदमी बहुत ही एंथुजियास्टिक है, जिसका एंथुजियाज्म बहुत हाई रहता है डे टू डे लाइफ में, उसे ही कहेंगे ही इज़ अ हाई स्पिरिटेड मैन. लेकिन जब हम कहते हैं कि स्पिरिट्स आर डैम्पेंड, डैम्पेंड का दूसरा अर्थ होता है मॉइस्चर पकड़ना, या फिर हम कहते हैं कि वॉल्स आर डैम्पेंड ड्यू टू द रेन, तो लेकिन वो अलग होता है. लेकिन यहाँ पे ये फ्रेज़ है एक्चुअली, यहाँ पे स्पिरिट्स आर डैम्पेंड मीन्स ये फ्रेज़ है, इसलिए जिसे मराठी में कहते हैं ना शब्दशाह अर्थ, वैसे नहीं होता इसका अर्थ, ये फ्रेज है, इसका अर्थ अलग होता है. स्पिरिट्स वर डैम्पेंड का मतलब होता है लूजिंग एंथुजियाज्म, यानी जिसकी स्पिरिट्स डैम्पेंड है उसने अपना एंथुजियाज्म डे टू डे लाइफ का खोया है. तो एनी ने अपना एंथुजियाज्म खोया था और इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि डे टू डे लाइफ में एंथुजियाज्म खोया था उसने. क्यों खोया था? एट द साइट ऑफ साइट मतलब दृश्य, मतलब एक दृश्य दिखाई दिया. क्या दृश्य दिखाई दिया यहाँ पे? एट द साइट ऑफ अ फ्राइटनिंग शैडो, एक डरावनी शैडो दिखाई दी थी सपने में. हॉन्टिंग हर ड्रीम, जो शैडो थी वो उसके ड्रीम को हॉन्ट कर रही थी, जिसकी वजह से उसके स्पिरिट्स डैम्पन. स्पिरिट्स हाई होना मतलब हैप्पी होना, और स्पिरिट्स डैम्पन होना मतलब बहुत ही डिप्रेस्ड और सैड मूड में जाना, इसे कहते हैं स्पिरिट्स वर डैम्पेंड. लिविंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हैवीनेस, यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कुछ हैवीनेस जिसे कहते हैं ना कि बोझ, एक हैवी हो जाना, हैवीनेस इन हर शोल्डर्स एज इफ शी वॉज पोजेस्ड. यानी ऐसे फोक टेल्स में ऐसे कहते हैं कि अगर आपको भूत ने अगर झपट लिया है तो आपके सर और शोल्डर्स में भारीपन महसूस होता है अगर आप पोजेस हुए हो किसी घोस्ट से. तो ऐसी भी कहानियाँ पढ़ने को मिलती है कि जिसमें, या फिर ऐसे कहा जाता है, फोक टेल है ये, कि अगर किसी को भूत ने अगर झपट लिया है तो उसके सबसे पहले जब भूत एंटर करता है बॉडी में, तो उस या किसी को प्रेत बाधा होती है तो उसे उसके शोल्डर्स में और सर में हैवीनेस फील होगा, ऐसा मान्यता है लोगों की. तो इसलिए ये सब जगह है, सिर्फ इंडिया नहीं, बाहर भी ऐसा ही होता है कि जब हैवीनेस आता है तो मतलब कुछ गड़बड़ है या कुछ
कुछ पारलौकिक शक्तियों के साथ आपका कुछ संपर्क आ गया कि अगर आप हॉन्टेड प्लेस पे जाते हो और फिर हैवीनेस आता है तो फिर वहाँ पे भी प्रीस्ट आपको बोलते हैं कि क्या आपको ऐसा लगा था कि क्या आपके सर भारी हो गया था उस जगह पे जाने के बाद। ऐसे भी मूवीज़ हॉलीवुड में हमको दिखाई देती है, ऐसे भी डायलॉग्स हमें सुनाई देते हैं हॉलीवुड मूवीज़ में कि प्रीस्ट उसको पूछता है कि क्या आपको हेवीनेस लग रहा था। तो ये होता है, वो एक फोक टेल है, तो इसका भी ये बेसिस लिया गया है कि एज इफ लिविंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हैवीनेस इन हर शोल्डर्स एज इफ शी वॉज पोजेस्ड, यानी एज इफ जैसे कि वो पोजेस हो चुकी है, इस तरह का हैवीनेस उसके शोल्डर्स में था। तो ये है सेकेंड पैराग्राफ। हालांकि दो छोटे पैराग्राफ्स है ये आज हमने यहाँ पे एंड करना है। अगला जो पैराग्राफ है वो हम अलग दूसरे वीडियो में लेंगे, एक तीसरे वीडियो में लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय योर लाइफ।